हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिफ्थ लेक्चर मुद्रास्फीति का पढ़ने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का। ओके, जो बचा हुआ पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल का थोड़ा टॉपिक जो था डिफिकल्ट था, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, 3-4 बार कम से कम रिवाइज करना, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। इसका प्लीज ध्यान रखना, अन्यथा भूल जाओगे। इकोनॉमी डिफिकल्ट नहीं है, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ये वर्डिंग। आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। जो लेट के पढ़ रहा है सीधा बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए, बस 20-25 मिनट का लेक्चर होता है हमारा, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति का मापन, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं थोक बाजार में वस्तुओं के मूल्य आधारित। इससे रिलेटेड होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा WPI में क्या सेवाएं शामिल होती हैं? आप बोलोगे नहीं। इसमें क्या क्या समूह हैं? प्राथमिक वस्तु में ईंधन व बिजली, निर्मित वस्तु में सबसे ज्यादा कौन सी है? निर्मित वस्तुओं की परसेंटेज ज्यादा है और सबसे कम ईंधन व बिजली, ठीक है। संकलन कौन है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्यिक मंत्रालय कंट्रोल करता है। मुद्रास्फीति का जो यह रखा हुआ है 2011 और 12 रखा हुआ है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर व असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। समझ आ रहा है ना? इसमें आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है, सेवाएं शामिल नहीं है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर व असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बताया था मैंने, GST जो होती है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, ओके। ये शामिल नहीं होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके, समझ आ रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI की बात कर रहे हैं, ठीक है। आम जनता द्वारा खरीदी वस्तुओं व सेवाओं पर आधारित होता है। इस पे आधारित होता है, आम जनता द्वारा खरीदी वस्तुओं व सेवाओं पर आधारित होता है। जो महंगाई का मापन इसी से किया जाता है, ठीक है। महंगाई कैसे बढ़ती है उसका मापन कैसे करते हैं? CPI से, याद रखना, ओके। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से महंगाई का मापन किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स से नहीं किया जाता है। पहले WPI से किया जाता था, ओके। ये क्वेश्चन आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है, CPI का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है CPI के? बोलता है CPI आम जनता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। लोगों के द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती है ना, कि कीमतों के बदलाव के बारे में बताता रहता है ये खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है, ठीक है। नीतिगत निर्णयों के आधार, RBI जो मौद्रिक नीति बनाती है ना, इसी का उपयोग करती है, ठीक है। सरकार CPI के आधार पर सब्सिडी देती है, वेतन देती है, वेतन संशोधन आदि तय जो करती है ना सरकार, इसी से ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेतन और पेंशन में संशोधन, महंगाई भत्ते और पेंशन की वृद्धि के आधार भी इसी से किया जाता है। खरीद शक्ति का संकेतक, CPI ये बताता है कि उपभोक्ताओं की वास्तविक क्रय शक्ति समय के साथ कैसी बदल रही है, परचेजिंग पावर कैसी कैसी है उनकी, इसके बारे में ये बताता है। विकास योजनाओं की दिशा तय करने में सहायक, CPI के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि किन क्षेत्रों में महंगाई अधिक है, सरकार उन्हीं को क्या करती है, टारगेटेड योजनाएं बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में उपयोगी, विभिन्न देशों में CPI की तुलना से वैश्विक मुद्रास्फीति और जीवन यापन लागत का आंकलन किया जाता है। आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, बट आपको मेन जो चीजें पता होनी चाहिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, क्या महंगाई का मापन WPI से किया जाता है? सर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सेवाएं शामिल नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन सी वस्तुओं की सबसे ज्यादा परसेंटेज है? निर्मित वस्तुओं की, और सबसे कम ईंधन व बिजली की। इस तरह की वस्तुएं एडिड हैं इसमें, प्राथमिक वस्तु में ईंधन व बिजली, थर्ड निर्मित वस्तु में। आधार वर्ष क्या है WPI का? 2011 और 12। क्या आपको पता है? अप्रत्यक्ष कर व असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, मैंने आपको बताया महंगाई का मापन किससे किया जाता है? मुद्रास्फीति का जो किया जाता है CPI से किया जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर।
आपका फेवरेट टॉपिक है। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मुख्य अंतर क्या है? पढ़ो इसको और आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे और बताओगे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। आप में से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं देता। बेटा बात याद रखना, एग्जाम देने आप जाओगे, आपको पढ़ना है। 1-2 साल अच्छे से पढ़ लो, फिर मजे करना, एंजॉय करना लाइफ का। मगर अभी लेट के जो पढ़ रहा है, खाना बनाते हुए जो पढ़ रहा है, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। इकोनॉमी टाइम मांगती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक जो हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको अच्छे से देखना है। तब तक आप ये क्वेश्चन भी पढ़ो और मुझे आंसर बताना। आगे मैं आंसर बता रहा हूँ, गलत है तब भी लिखो, जो समझ नहीं आ रहा है ठीक है वो भी पूछो। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे ये बताइए ये कैसे करना है। ठीक है, आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उसमें क्वेश्चन इसमें अपना कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उतना मुझे पता चलेगा हाँ रियली ये आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं। अब तीनों के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, गला नहीं मारना है ठीक है। देखो लेट के पढ़ रहे हैं, क्या अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मुख्य अंतर क्या है? सीपीआई सेवा मापता है, डब्ल्यूपीआई केवल वस्तु में। सीपीआई थोक मूल्य मापता है, डब्ल्यूपीआई खुदरा मूल्य। सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है, डब्ल्यूपीआई का 2005। सीपीआई केवल औद्योगिक वस्तुएं मापता है, सीपीआई सेवाएं मापता है। बोल तो सही रहा है ना ये गलत बोल रहा है। तो डब्ल्यूपीआई क्या करता है? चलो इसमें थोड़ा सा डोट है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा हम डोट देखते हैं इसमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सीखना है आज आपको। सीपीआई थोक मूल्य मापता है और डब्ल्यूपीआई खुदरा मूल्य मापता है। सीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है, डब्ल्यूपीआई का तो हमने आधार वर्ष पढ़ा नहीं था ना। इसको कट करो। सीपीआई केवल औद्योगिक वस्तुओं को मापता है, मैंने कहा सीओडी गलत हो गए। सीपीआई क्या होता है? थोक मूल्य को क्या करता है? मापता है। डब्ल्यूपीआई क्या करता है? खुदरा मूल्य। थोक मूल्य को बस। सीपीआई सेवा को मापता है, डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं को मापता है। क्वेश्चन 1 इज द राइट आंसर, केवल वस्तुओं को। तो ठीक है, डब्ल्यूपीआई में इनमें से क्या शामिल नहीं होता? निर्मित उत्पाद, ईंधन और बिजली, प्राथमिक वस्तुएं और सेवाएं। बताइए मुझे, मैंने 3 बार बताया था ये निर्मित उत्पाद था। सोचो सोचो, लास्ट में क्या था ऑप्शन, याद करो। निर्मित उत्पाद था या नहीं था, वो आपको डिसाइड करना है। जल्दी बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में ना वो लिखना इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका? डी, सेवाएं को शामिल नहीं किया जाता डब्ल्यूपीआई में। थर्ड वन, आरबीआई सीपी का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? क्या करता है? जीडीपी डिफ्लेटर का के लिए, मौद्रिक नीति तय करने के लिए, थोक मूल्य मापने के लिए, विदेश व्यापार मापने के लिए। विदेश व्यापार वो क्या करेगा यार, आरबीआई कर सकता है क्या आपको? बताओ बताओ, जल्दी दिमाग लगाओ, क्या करता है आरबीआई? मैंने बताया था ना आरबीआई क्या बनाता है, थोक मूल्य मापने के लिए। वो क्या करेगा थोक मूल्य का? बताओ। मौद्रिक नीति तय करने के लिए। देखो किसके क्वेश्चन से है, ठीक है। पार्टिसिपेट करो, जब मैं इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ तो आप पार्टिसिपेट करो, उसको नहीं करना है वो कोई दिक्कत नहीं, फेल हो जाओगे, मतलब क्या है फिर पढ़ने का। डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुओं का भार कितना होता है? 22.6%, 13.1%, सी 64.2%, 50%। यार मैंने कहीं तो 64 तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद करो। 50% पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, सोचो सोचो। नहीं पढ़ा था। 64 तो आपने उसमें पढ़ा था जो सबसे हाईएस्ट थी ना। 22.6% कहीं पढ़ा था? बताओ जल्दी, क्वेश्चन आंसर का उस पे लिखो क्या आंसर है, जल्दी बताओ। ये आपके जो है रिप्लाई, ये आपके आंसर हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, थोड़े से डिफिकल्ट किए ये सेशन और पिछले वाले सेशन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो। चलें फिर आगे, नेक्स्ट। अभी दिमाग खोल के बैठना, लेटो मत यार, लेटो मत, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी को
और इंग्लिश में थोड़ा-थोड़ा अस्फीति लिखा है ना, इसको ऐसे मत पढ़ना, डिसइन्फ्लेशन, क्योंकि आगे जो आएगा डिफ्लेशन आएगा। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, अब ये पढ़ना है। बोलता है मुद्रास्फीति की दर घटती है, महंगाई जो होती है उसकी दर घटती है, लेकिन मूल्य स्तर अभी भी बढ़ रहा होता है, बस धीमी गति से। बोलता है महंगाई तो क्या, महंगाई की जो दर होती है वो घट रही होती है, परंतु जो वस्तुएं होते हैं ना उनका मूल्य धीरे 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 बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्फीति कहते हैं। समझ आ रहा है? मुख्य विशेषताएं क्या होती है, कीमतें बढ़ती हैं लेकिन पहले से धीमी दर से बढ़ती हैं। मान लो आज प्याज 10 रुपए केजी है, 4-5 महीने बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 13, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे नहीं 10 से सीधा 20। ये मुद्रास्फीति की दर में गिरावट है, ना कि कीमतों में गिरावट है। मतलब महंगाई की दर में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, कीमतों में गिरावट नहीं हो रही है। आमतौर पर ये वांछनीय मानी जाती है, अच्छी है ये, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को ज़्यादा गर्म होने से रोकती है। थोड़ी-थोड़ी महँगाई होना फ़ायदेमंद होता है। तो डिसइन्फ्लेशंस का मतलब क्या है, हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें वस्तुओं की जो कीमतें हैं, धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। समझ आया आपको? ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक वर्ष में क्या हुआ, मुद्रास्फीति की दर जो थी 6% थी, दूसरे में 4% हो गई, तीसरे में 2% हो गई। यहाँ कीमतें हर साल बढ़ रही हैं। पहले 6%, 2% हुई, फिर 4 हुई और 6 हुई, लेकिन धीमी गति से। यही अस्फीति है, डिसइन्फ्लेशन है। तो कब होती है ये? जब केंद्रीय बैंक क्या करता है, मौद्रिक नीति को सख्त करता है। जैसे रेपो रेट बढ़ाना, ये आपको रेपो रेट बढ़ाऊंगा, एक्चुअली लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है? सख्त मौद्रिक नीति मतलब लोन महंगा कर देगा, बैंक को लोन, आरबीआई से पैसा महंगा मिलेगा। तो आपको क्या, आप भी परचेज नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये जब महंगाई थोड़ी कम होती है लेकिन अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं जाती, सॉरी, माँग थोड़ी कम होती है, अवस्था मंदी में नहीं, माँग जो होती है कम, अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं। इसका मतलब ये है डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या थी, अच्छी थी। डिफ्लेशन कैसी है, पढ़ेंगे। जब मूल्य स्तर में वास्तविक गिरावट आती है, यानी वस्तुओं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब वास्तविक मूल्य में गिरावट होती है, यानी वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती है, मतलब कीमतें घटती हैं, और मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो जाती है, मतलब वस्तुओं की कीमत यार बहुत ही कम हो गई है, ये बोल रहा है। ठीक है? मतलब ना के बराबर। इसके साथ अक्सर उत्पादन, मांग और रोजगार में गिरावट होती, क्या होता है उत्पादन भी क्या होगा, उत्पादन होगा, मांग होगा, रोजगार में गिरावट हो जाएगी। ये मंदी का संकेत हो सकता है। तो डिफ्लेशन से क्या आती है, मंदी आती है, ये बात याद रखना सीधा ही। डिफ्लेशन से मंदी आती है, डिस इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छी है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होता है, मंदी का संकेत होता है। कारण मान लो, वर्ष 1 में सीपीआई 900 रुपया थी, वर्ष 2 में 98, सीपीआई में गिरावट है, यानी कीमतें कम हो रही हैं। ये क्या होता है, डिफ्लेशन। भाई कीमतें भी ज़्यादा कम नहीं चाहिए ना। खतरे क्या है, उपभोक्ता खर्च टालते हैं, बाद में और सस्ता मिलेगा। बोलते हो तुम, यार आज प्याज आलू नहीं खरीदेंगे, बोलते हो ना, लो और सस्ता हो जाएगा तब खरीदते हैं। माँग क्या हो जाती है, घटती है, अब खरीदते तो हो नहीं, बस पेट करते हो। उत्पादन घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन ही कम होगा जब तुम माँग ही कम कर दी बिल्कुल ही। निवेशक और उद्योग हतोत्साहित होते हैं, ठीक है? अब इनका डिफरेंस आप पढ़ोगे, उसमें ये मेन चार्ट है, इसको पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। समझ आ गई बात, मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मैंने पढ़ाया ये, ठीक है? अस्फीति और असफीति में के मुख्य अंतर क्या है? अच्छा, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में मुख्य अंतर क्या है? और ये क्वेश्चन भी आप सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है ना, फिर आपको दिक्कत होती है। तो आप इसको देखो, क्वेश्चंस को अच्छे से, और इसका आंसर देने की कोशिश करना। आपके लिए मैंने आगे जो ये दे रखे हैं, मॉडल आंसर दे रखे हैं, बट क्वेश्चन गलत क्यों है? क्वेश्चन गलत है, मैंने दिमाग से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं लेट के पढ़ रहा था, जब मैं खाना बना रहा था, मेरा माइंड कहीं और था। ये रीज़न हो सकते हैं, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकता, इसलिए
कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है? 7-8 घंटे डेली पढ़ो, एग्ज़ाम सर पे है ना, बस 2 महीने की बात है, सक्सेस हो जाओगे, उसके बाद मज़े ही करने हैं। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर देखो क्या होगा? वीडियो को पॉज़ कर लेना, मैं आगे कर रहा हूँ, पॉज़ कर लो, ये इसके आंसर हैं सबके, ठीक है? अंस व्याख्या भी ज़्यादा कर रखी है ताकि आपको समझ आए, ये दूसरे का भी, ठीक है? अच्छे से देखो दिक्कत कहाँ पे है, समझ कहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं बताओगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। एग्ज़ाम में फ़ैन देखना फिर जब समझ नहीं आएगा तो अभी पूछ रहा हूँ ना, पूछ लो, एग्ज़ामिनर ऐसी चीज़ें पूछता है वो। नेक्स्ट, रिफ्लेशन क्या होती है? ये वह स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था मंदी या महामंदी से उभर रही होती है। देखो क्या होता है, कोविड-19 के बाद क्या हुआ था, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया। रिफ्लेशन का उदाहरण है, मतलब सरकार ने जैसे मनरेगा में बजट ज़्यादा दे दिया कि लोग मनरेगा में जाएँ, और जो बेचारे छोटे-छोटे हमारे दिहाड़ी वाले वो होते हैं, छोटे-छोटे जो उद्योगपति होती हैं, उनको लोन दिया ताकि वो क्या करेंगे, मार्केट में जाएँ, उत्पादन करें, जिससे क्या होगा, उत्पादन होगा, रोज़गार बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेंगी तो लोग क्या करेंगे, परचेज़िंग करेंगे, माँग बढ़ेगी। क्योंकि उस टाइम पे मंदी की तरफ जा रहे थे। रिफ्लेशन क्या होती है? ये वह स्थिति है जब अर्थव्यवस्था मंदी या महामंदी से उभर रही होती है। कोरोना काल क्या था, हमारे लिए एक मंदी थी, मगर जब हम उससे उभर रहे थे, तो उसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेशन, ओके? मुद्रास्फीति अंतराल क्या होता है? सकल माँग सकल माँग अर्थव्यवस्था का उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, ओके। बोल रहा है जब डिमांड अर्थव्यवस्था में क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, उत्पादन क्षमता से अधिक। मान लो मैंने अपने घर में जो वेजिटेबल कम उगाए हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है? उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति अंतराल। ये स्थिति तब आती है जब इसमें उत्पादन पूर्ण पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है, फिर भी मांग अधिक होने से महंगाई बढ़ती है। संकेत, मांग ज्यादा, आपूर्ति सीमित, कीमतें बढ़ती हैं। मतलब मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, आपकी जरूरत ज्यादा है, परंतु आपको परंतु जो आपूर्ति है ना वो कम है, क्या कीमतें बढ़ रही हैं, उससे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? अपस्फीति अंतराल, ये तब होता है जब सकल मांग पूर्ण रोजगार के स्तर से कम होती है, उत्पादन और रोजगार घटता है और कीमतें नीचे आती हैं। ये अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ ले जाती है। बोलते हैं मांग कम है, ठीक है, मांग कम है और तुमने क्या किया, प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया है तो कीमतें क्या गिरेंगी। मान लो कि कोई भी एक मोहतरमा, कोई भी रीमा सीमा जो भी है, ठीक है, उसको क्या थे, प्याज चाहिए थे, ठीक है, उसको प्याज चाहिए थे आधा किलो, मगर मार्केट में 10 किलो प्याज पड़े हैं, कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होगा ना, वो एक शॉप से दूसरी शॉप में जाएगी, जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं जाएगी। अगर मांग कम है, आपूर्ति ज्यादा है, कीमतें गिरेंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, बार बार पढ़ना तभी याद होगा ये। रिसेशन क्या होता है? जीडीपी 2 लगातार तिमाहियों तक ऋणात्मक रहती है तो इसे मंदी कहा जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादन, आय, रोजगार और निवेश में गिरावट आती है, उत्पादन भी नहीं होता है, जो आय होती है ना उसमें भी गिरावट होती है, रोजगार में भी होती है, निवेश में भी गिरावट आती है। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी इसकी एग्जाम्पल है। ये आपको बता दिया, जीडीपी में 2 लगातार तिमाही तक ऋणात्मक रहती है जब जीडीपी, ठीक है, मंदी कहा जाता है, महामंदी। 1 मिनट पानी पी लूं मैं। महामंदी बोलते हैं, ये मंदी का कठोर और दीर्घकालीन रूप है। इसमें लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों में गहरा संकुचन देखा जाता है। आमतौर पर जीडीपी में 10% या उससे अधिक की गिरावट होती है। मतलब ये क्या होती है, जब मंदी क्या होती है, बहुत ही लंबे टाइम तक बनी रहती है, कीमतें सीधी 10% बढ़ रही हैं, ठीक है, तो बोलते हैं महामंदी का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उदाहरण 1930 में ग्रेट
डिप्रेशन अमेरिका में बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी। मुद्रास्फीति चक्र या क्या लिखा है ये, स्पाइरल लिखा है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें कीमतें और वेतन बार-बार एक दूसरे को प्रभावित करते हुए लगातार बढ़ते हैं। इसमें वेतन मूल्य स्पाइरल भी कहते हैं, ठीक है? वेज प्राइस स्पाइरल मतलब श्रमिक वेतन वृद्धि की माँग करते हैं, मतलब ये इन्फ्लेशन स्पाइरल कब होता है? जब हम श्रमिकों के वेतन अब बोलते हैं कि हमारा वेतन बढ़ा दो, ठीक है? उत्पादन लागत बढ़ती है, तो उनका वेतन बढ़ा दिया, तो उत्पादन लागत तो बढ़ेगी ना, कीमतें भी बढ़ेंगी, ठीक है? मैं उसका वेतन बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अपना प्रॉफ़िट थोड़ी लॉस में लेके जाना है, ठीक है? तो मैं भी उस आइटम का प्राइस बढ़ा दूँगा, जिसको वो उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है? फिर श्रमिक फिर से अधिक वेतन माँगते हैं और चक्कर चलता रहता है इन्फ्लेशन स्पाइरल में, ठीक है? अभी ये आपको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है? रिफ्लेशन क्या होता है, इसको याद रखना मेन। रिफ्लेशन में क्या होता है, मंदी से उबरने की स्थिति, कीमतें, उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं। कीमतों के साथ उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं। रिफ्लेशन मंदी से उबरते हैं। कोविड 19 वाली एग्जाम्पल देखी, बाद में मनरेगा के प्रोग्राम सरकार ने चला दिए। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है, महँगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है, महँगाई बढ़ती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप सॉरी, डी लगा दिया ना, क्या होगा, कीमतें गिरेंगी। फ्लेशनरी में क्या होगा, महँगाई होगी। इन्फ्लेशनरी में क्या होगा, महँगाई होगी। डिफ्लेशनरी में कीमतें घटेंगी। माँग कम है और क्षमता ज़्यादा है, कीमतें गिरेंगी और मंदी होगी। मंदी क्या होती है, जीडीपी लगातार 2 तिमाही नकारात्मक रहती है। व्यापक आर्थिक गिरावट, महामंदी, गहरा और लंबा संकोचन, ठीक है? जीडीपी में भारी गिरावट 10% तक होती है। इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, कीमतें और वेतन का चक्कर उछाला भी पढ़ाया मैंने, ठीक है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण कठिन। आपका ये कार्य रहेगा कि आप इसका रिवीजन करना, ठीक है? इकोनॉमी के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, आराम से निकल जाएँगे। इस चीज़ का बार-बार रिवीजन करो और क्वेश्चन आंसर लगाते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। यही टाइम है पढ़ने का, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। 1-2 महीने के लिए नींद का चाँद हो जाओ, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत है टैलेंटेड बंदे, नहीं होगा, नहीं होगा। भाई घर से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ नहीं होगा। सब वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है, क्वेश्चन भी आपको दे दिए, कल मैं और क्वेश्चन इसमें लेके आऊँगा। फिर आप अपना दिमाग लगाते रहना कैसे-कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करिए। सुबह पढ़ रहे हो, शाम को एक बार सोते टाइम एक बार रिवाइज़ करिए। अच्छा-अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था। जो मैंने शॉर्ट्स नोट दे रखे हैं लास्ट में जैसे रिवीजन फ्रेंडली करके, उसको बार-बार देखिए। उससे क्या होता है, छोटी-छोटी चीज़ें याद रखो, उसको धीरे-धीरे याद करो, ठीक है? जैसे कल जीडीपी, जीएनपी आपको पढ़ाया, उसका पहले कंपेयर करो। अच्छा ये कंपेयर ऐसे-ऐसे होता है, ये भूगोलिक होता है। अच्छा-अच्छा यहाँ बंदे यहाँ काम करते हैं, फ़ॉरेन में भी काम कर सकते हैं। अपने घर के साथ लिंक करो, आपके घर में जो फ़ॉरेन में है उनके साथ लिंक करो। सोचो क्या होता है, जितना सोचोगे इकोनॉमी उतनी ही आसान लगेगी, ठीक है? अब ये 5th लेक्चर आई थिंक, तो 5 लेक्चर हो रहे हैं, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। उसके बाद साथ-साथ में हिमाचल जीके का डिस्ट्रिक्ट वाइज़ करेंगे और साथ में जियोग्राफ़ी जाइनो देखते हैं अभी क्या लगाना है। पॉलिटी और मेन मकसद है मेरा शायद अपना हिमाचल का लगा देंगे साथ में। तब के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। अच्छे से रिवीजन करना, ऐसे मत आना और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो सके। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।